जितना माइनॉरिटी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इन सब को कांग्रेस से जोड़ा जाए। कुरैशी, सलमानी, बहिश्ती, जिसे हम धोबी, सक्का, नाई, इस तरह की जातों से भी पुकारते हैं, इन सब को सरकारी जॉब में नौकरियां दी जाए, हमें आरक्षण दिया जाए। पसमानदा तबका जितनी मजबूती से कांग्रेस के साथ जुड़ा है, उसको उस तरह हिस्सेदारी आरक्षण में मिलनी चाहिए। और धर्म की लड़ाई, जात की लड़ाई, ये कसमें वहाँ का बासिंदा जीता है। हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है आप देखिए। मौलाना साहब को भी गिरफ्तार किया, तो एक अजीब सी फितरत का शिकार है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में तिराही है। 18 करोड़ मुसलमानों का 100 करोड़ हिंदुओं को भय दिखाकर डराती है। सब तबाही है, विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुलाकात आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं। आज यहाँ एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी कांग्रेस अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट ने। अभी हमारे साथ मेरठ से आए हुए कुछ लोग हैं, चूँकि इन दिनों आने वाले दिनों में यूपी में असेंबली का इलेक्शन है, विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में यूपी में दिनों दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ख़ास करके अल्पसंख्यकों के ऊपर। हर ज़िले में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो इस वक्त अभी यूपी सुर्खियों में बना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम सैफी, माइनॉरिटी विभाग का मेरठ महानगर अध्यक्ष हूँ। सैफी साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप लोग मेरठ से चल के आज यहाँ जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, इस मीटिंग में आए। ये हुआ क्या आज की मीटिंग में? आज की मीटिंग में दरअसल हम लोग जितना माइनॉरिटी का कुनबा है भारत के अंदर, उसको जोड़ने का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी विभाग को हिस्सेदारी की बात की जा रही है। हमारा मकसद है, हमारे जो राष्ट्रीय चेयरमैन हैं श्री इमरान प्रताप गढ़ी जी, उनका मानना ये है कि पूरे देश के अंदर अभियान चलाकर जितना माइनॉरिटी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इन सब को कांग्रेस से जोड़ा जाए। हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ एक सवाल। हिस्सेदारी तो कांग्रेस में आप मांग रहे हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे रिजर्वेशन की बात आती है तो लगभग 90% मुसलमानों की जो आबादी है ओबीसी समाज से आता है। जी जी बिल्कुल। जब रिजर्वेशन की बात चलती है तो उस वक्त आपका कोई बड़ा तबका, बड़ा चेहरा, बड़ा लीडर कोई सामने नहीं आता? हमने इमरान भाई से ये बात कल भी की थी, आज भी की है, कि जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों में 90% तबका जो है वो ओबीसी में आता है, जिसे उर्दू में हम पसमानदा तबका बोलते हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं और जो आने वाले 2024 में या 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में सरकार बने, उसके अंदर जो माइनॉरिटी में मुसलमानों में जो 90% ओबीसी तबका है, जैसे सैफी, अंसारी, कुरैशी, सलमानी, बहिश्ती, जिसे हम धोबी, सक्का, नाई, इस तरह की जातों से भी पुकारते हैं, इन सब को सरकारी जॉब में नौकरियां दी जाए, हमें आरक्षण दिया जाए। ये हमारी मांग है। नहीं तो ये तो आप जिस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं ना, कांग्रेस का बड़ा चेहरा निकल के इसकी वकालत कर रहा है, और ना ही आपके मुस्लिम समुदाय से कोई बड़ा चेहरा निकल के आ रहा है जो इस पूरे रिजर्वेशन की वकालत कर रहा हो, मांग कर रहा हो। दरअसल मैं भी पसमानदा तबके से आता हूँ, जिसे हम लुहार बढ़ी कहते हैं। मेरा नाम नसीम सैफी है। हमने इमरान भाई के सामने ये बात रखी है कि पसमानदा तबके की भी बात की जाए। बिना पसमानदा तबके को आगे लाए हुए ना तो देश आगे बढ़ सकता है, ना कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है। तो पसमानदा तबका जितनी मजबूती से कांग्रेस के साथ जुड़ा है, उसको उस तरह हिस्सेदारी आरक्षण में मिलनी चाहिए। तो इसकी बात कौन करेगा? देखिए, इमरान भाई ने हमको आश्वासन दिया है कि इसकी बात मैं पूरी तरीके से हाईकमान के सामने रखूंगा। मेरठ चूँकि एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ से आप आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी भैया। लेकिन जिस इतिहास को आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा, हो सकता है आप उसके हिस्सा रहे होंगे, देखे होंगे, और आज मौजूदा मेरठ को, इस दोनों के बीच के सफ़र को कैसे देख रहे हैं? मतलब तब का मेरठ और अब के मेरठ में क्या फ़र्क पा रहे हैं आप? देखिए, वो दौर तो क्रांति का दौर था। आज मेरठ एक अजीब दौर से गुजर रहा है, जहाँ जात बिरादरी, धर्मवाद और एक अजीब से माहौल में हम लोग जीते हैं। जो आज़ादी वाला मेरठ था वो तो साहब अब नहीं है, लेकिन जो आज का मेरठ है वो, उसमें फितना और धर्म की लड़ाई, जात की लड़ाई, ये कसमें वहाँ का बासिंदा जीता है। लेकिन कांग्रेस उस पर काम कर रही है, माइनॉरिटी विभाग उस पर काम कर रहा है, और वहाँ हम बहुत अच्छे तरीके से काम करके माहौल को सही कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी तरीके से कामयाब हो चुके हैं। आज माहौल बेहतर है पहले से। सैफी साहब, जो मुसलमानों की हालत पहले थी, हम ये नहीं बोल रहे हैं अभी कि आप
इकोनॉमिकली आप कहाँ पे पहले थे, मतलब और अभी कहाँ हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो राजनीतिक रसूख था आपका, वो आज कहाँ फ़र्क पा रहे हैं आप? देखिए, राजनीतिक रसूख जो कांग्रेस के शासनकाल में अब से 20 साल पहले होता था, वो आज माइनॉरिटी की हिस्सेदारी कहीं भी नहीं है। लेकिन जो 10 साल कांग्रेस के शासन गुजरे यूपीए के, उसमें हमको काफ़ी हिस्सेदारी मिली। लेकिन इस 7 साल में माइनॉरिटी के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अजीब तरह का अत्याचार हो रहा है, ज़रा ज़रा सी बातों पे। आप पत्रकार महोदय बेहतर ढंग से जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। दूसरी बात, हिस्सेदारी की बात, जब कांग्रेस का अब की बार 2024 में हिंदुस्तान के अंदर शासन आएगा, 2022 में यूपी के अंदर शासन आएगा, तो हम लोग माइनॉरिटी को, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, इन सबको भरपूर हिस्सेदारी देने की कोशिश करें। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुसलमानों के पास जो सामने चैलेंज है वो मॉब लिंचिंग का है जी, इस वक्त अभी, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मॉब लिंचिंग के केसेस हुए हैं वो आपके जी। राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, मतलब यूपी में हुआ है। इस मॉब लिंचिंग को ये पिछले अगर मैं ख़ास करके बात करूँगा पिछले 7 सालों से अगर मैं देखूँ तो आमतौर से ऐसा हुआ है कि जब जब असेंबली का चुनाव हुआ है, ये मॉब लिंचिंग की घटना ज़्यादा हुई हैं। जी। उत्तर प्रदेश के अंदर जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं वो बहुत अधिक संख्या में हो रही है। दरअसल वहाँ की जो सरकार है और वहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, वो पूरी तरीके से खुद इस अजीब सी सोच के शिकार हैं कि माइनॉरिटी का जितना वो जुल्म वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। आप देखिए, मौलाना साहब को भी गिरफ्तार किया। एक IAS पे जो है वो अपने घर में से जो है वो 6 साल के बाद एक वीडियो लाते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो एक अजीब सी फितरत का शिकार है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और माननीय मुख्यमंत्री जी मुसलमानों के साथ बिल्कुल खुले तरीके से अत्याचार की रूपरेखा तैयार सी करते हुए दिखते हैं। सैफी साहब, सही बताइए, आप लोग डरे हुए हैं योगी जी से? देखिए, डरते तो हम लोग नहीं, डरते तो हम अल्लाह ताला से हैं, और जो हमारा होगा हो जाएगा। जाने एक बार किसी को मिलती है और जाने एक ही बार जाती है साहब। डरना तो नहीं सीखा। आप डरते नहीं हैं? नहीं साहब, डरते नहीं हैं। सही बताइए। नहीं साहब, डरते नहीं है, डरना तो सीखा ही नहीं। हाँ, अवाम में जो एक साधारण तबका होता है, वो उस अवाम में एक खौफ रहता है कि कहीं भी योगी हमको भूले से भी किसी भी झूठे केस में हमको पकड़ के जेल भेज देगी। वो खौफ एक साधारण अवाम को सताता रहता है, मुस्लिम अवाम को, इसमें कोई शक नहीं है। केस से डर लगता है आपको? जी, केस सरकार के तो नहीं, मुझे तो डर नहीं लगता। मुझे तो वो चाहे कोई से केस करें, क्योंकि मैंने आज तक कोई क्राइम नहीं किया है। लेकिन जो आवाम है, मुस्लिम आवाम है, जो भोला भोला आवाम है, उनको बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है। वो डरते हैं इस बात से कि कहीं भी कोई घटना घटेगी, 4 वो लोग हिंदू लोग आएंगे, वो हमको कहेंगे कि छेड़छाड़ कर रहा था, और वो मारपीट शुरू कर देंगे, फिर हत्या कर देंगे या जेल भेज देंगे। एक बात सही बताइएगा, क्योंकि आमतौर से ये माना जाता है कि मुसलमान भाजपा विरोधी है जी। ये माना जाता है। ये मुसलमान होकर आप भाजपा का विरोध मत कीजिएगा। आप वहाँ के विकास से क्यों आप लोग नकारते हैं यूपी के विकास को? दरअसल यूपी में विकास जो है वो पूरी तरीके से दिखाया हुआ है, और दिखावे का विकास जो ज़मीन पे है, उस ज़मीन पे तो महंगाई, बेरोजगारी, क्राइम, औरतों के साथ बलात्कार, अत्याचार, और बुरा आलम है महंगाई का। 100 वाला तेल 200 का, मतलब कोई एक चीज़ नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में तिराही है सर। नहीं, वो सिर्फ, और आने वाला कल बहुत भयंकर होगा। भयंकर इसलिए होगा, जब किसी के यहाँ शादी होती है और वो शादी में कर्जा ले लेता है, तो 4-6 महीने बाद उसको देना पड़ता है। जो अब ये कोरोना काल और इनकी जो मोदी की और योगी की जो देश विरोधी नीतियाँ थी कोरोना काल में, उसका परिणाम तो सब आना शुरू हुआ है। और जैसे जैसे उसके परिणाम 4-6 महीने मांगे, तब भाई और ज़्यादा दिखाई देगी देश के अंदर। तो वो तो विरोध सिर्फ मुसलमान कर रहा है, और ये 200 का तेल, 100 रुपये पेट्रोल जो गिना रहे हैं, इससे हिंदू तो कोई नाराज़ नहीं है। बोल रहा है कि जब मोदी जी संकट में, हम लोग जब संकट में थे तो मोदी जी हम लोगों को संभाले। आज मोदी जी संकट में है तो फिर पेट्रोल बीच में कहाँ से आ गया? देखिए सर, ना मोदी कल संकट में थे, ना हिंदू कल संकट में थे। संकट में तो देश में सही मानों में मोदी जी की विचारधारा ही है जो देश के हिंदुओं को संकट का भय दिखाकर वोट लेती है। संकट में तो इंसान वैसे तो है ही नहीं हिंदू मुसलमान के नाम पे। अगर आरएसएस की विचारधारा और मोदी योगी की जो विचारधारा है वही इस देश के अंदर संकट पैदा करती है, वही हिंदुओं को 18 करोड़ मुसलमानों का 100 करोड़ हिंदुओं को भय दिखाकर डराती है सब।
अच्छा, एक बात और ये बताइए कि यूपी में विकास हुआ है या नहीं योगी जी के राज में? देखिए साहब, अगर हाईवे को छोड़ दिया जाए तो तबाही है, विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप लोग इस आने वाले चुनाव में विरोध करेंगे आप भाजपा? बिल्कुल विरोध करेंगे और जिम्मेदारी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और माइनॉरिटी से हम उम्मीद करते हैं कि वो अब की बार कांग्रेस को वोट देंगे। बहुत शुक्रिया। ये नसीम सैफी साहब थे जो मेरठ से आज दिल्ली आए हुए थे। कांग्रेस ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का एक मीटिंग बुलाया था, उसमें अलग अलग समुदाय से लोग आए हुए थे। इस बात को बार बार हम बोलते हैं और फिर दोहरा रहे हैं कि आप अगर माइनॉरिटी से आते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, जिसको आप नेता मानते हैं या जिसको नेता बनाते हैं, वो आपसे आपके बीच से उठ के वो नेता बनता है, आपके इश्यूज़ पे वो एक बाइनरी सेट करता है और जिसकी बुनियाद पे वो नेता बनता है। लेकिन वो नेता बनने के बाद आपके इश्यूज़, आपके मसाइल वही रहते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने बीच से अपनी लड़ाई लड़ें और सामने आएँ, वरना ऐसे ही इससे पहले भी हुआ है। अभी देखा आपने कि कांग्रेस में कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी शामिल होते हैं। हिंदू और मुस्लिम की बाइनरी जहाँ सेट होती है वहाँ पे वो मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ भी उन्होंने नहीं बोला कि खालिद सैफ़ी हो, उमर खालिद हो और ऐसे तमाम लोग जो मुसलमानों का एक चेहरा है, जो मुसलमानों की आवाज़ है, वह जेल में बंद है सालों से। उसी केस में एक नेता बनता है और दूसरा जेल में है। ये समझना होगा आपको। इसके लिए आपको खुद आके अपनी लड़ाई लड़नी होगी। कैमरामैन जयंत के साथ मैं जसीम उल हक, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।